नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। आज का जो टॉपिक है वो चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉजी, यानी कि बाल मनोविज्ञान सीखेंगे और बाल विकास सीखेंगे। देखिए, ये जो टॉपिक है थोड़ा सा बहुत समझ करके अच्छे से करने वाला है। इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं रहना है, यानी कहने का मतलब सिलेबस बहुत नहीं है। बहुत कम टॉपिक्स में से ही 30 क्वेश्चंस आते हैं और ये आसान भी होते हैं। थोड़ा सा समझ विकसित करनी है, बच्चों की समझ और बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड हमें अपने अंदर समझ डेवलप करनी है। जब हम चाइल्ड पेडागॉजी के क्वेश्चंस कर रहे हों या चाइल्ड डेवलपमेंट के कर रहे हों तो ध्यान रखिएगा, हमें प्रैक्टिकल नहीं सोचना, ज़्यादा हमें आइडियल सिचुएशन के बारे में बात करनी है। हमें कुछ इस तरह सोचना पड़ेगा कि आदर्श परिस्थिति क्या है। कभी कभी हम लोग निर्णय कुछ और ले जाते हैं जबकि आदर्श स्थिति कुछ और होती है। इसी की समझ को डेवलप करने के लिए इस टॉपिक को शामिल किया गया है। एक टीचर के जीवन में बच्चों की समझ विकसित करना, बच्चों के बारे में जानना, उनके मन की बातों को समझना बड़ी आवश्यक है। एक अच्छा शिक्षक वही हो सकता है जो बच्चे की मन की बात समझ सके, बच्चों के संपूर्ण विकास में सहयोगी हो सके। तो इसीलिए कह सकते हो बाल मनोविज्ञान और बाल विकास को हमारे सिलेबस में रखा गया है। और शिक्षण विधियों में, अनुरुचियों में शिक्षक के अंदर कुछ आवश्यक परिवर्तन। देखिए, ध्यान रखिएगा, हर कार्य जो है उसका नेचर अलग अलग है, नेचर ऑफ जॉब डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे कि पुलिस वालों का नेचर ऑफ जॉब अलग तरह का, उनके बिहेवियर अलग है, उनकी साइकोलॉजी अलग तरह की डेवलप होती चली जाती है। पर्सन वही होता है, बैकग्राउंड वही होता है, फील्ड चुन लेने के बाद उसके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। ऐसे जब आप टीचिंग लाइफ में आ गए हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट चीजें चेंजेस आने वाले हैं। तो हमें कम से कम अपने अंदर बच्चों के विकास से संबंधित जो बातें हैं उनको सीखना चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें एक एक पॉइंट पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आंसर केस स्टडी टाइप से सीखना है। हमें परिस्थिति के सामने एक प्रश्न को बनाना है कि ऐसी परिस्थिति होगी तो हम इससे कैसे निपटेंगे। प्लस कुछ ऐसे कह सकते हो दार्शनिक हुए हैं, शिक्षा शास्त्री हुए हैं, मनोवैज्ञानिक हुए हैं, जिनके अपने अपने विचार हैं। उनके विचारों पर भी प्रश्न आते हैं काफी हद तक। तो चलिए टॉपिक, हाँ नोट्स जरूर बना लीजिए, इसके नोट्स बनाने की बड़ी जरूरत है, ध्यान रखिएगा। तो कॉपी पेन लीजिए और शुरू करते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, यानी कि अगर हम इसको हिंदी में कहें तो कहेंगे बाल विकास। ध्यान रखिएगा, अगर हम हिंदी में बात करें तो हम इसको कहेंगे बाल विकास, और हिंदी में अगर इसको हम कहें तो हम कहेंगे बाल विकास, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चों का विकास। और क्या है? बाल मनोविज्ञान, बच्चों के मन की समझ का विकास या मन की समझना, मन की बात समझना, बाल मनोविज्ञान। ध्यान रखिएगा, जो बच्चे आते हैं हमारे विद्यालयों में या हमसे पढ़ने, उनका बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, अलग अलग चैलेंजिंग पोजीशंस, सिचुएशन से आते हैं। तो हमें उनकी बात को समझना चाहिए, उनके बिहेवियर को समझने के साथ साथ उससे कुछ अच्छी तरफ मूवमेंट कराना है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में जो हम अगला टॉपिक देखते हैं, ध्यान रखिए, इसको हम उठाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट हमारा है कि बाल विकास है क्या। बाल विकास क्या है? इसमें हम लोग इसके अंतर्गत बाल विकास के बारे में, चाइल्ड डेवलपमेंट में बात करेंगे बच्चे के विकास। और विकास में यहाँ सर्वांगीण विकास होता है। देखिए, विकास हम लोग इसको कहेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट को कहेंगे मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और जो भी डेवलपमेंट हो सकता है जो कि बच्चे में पॉजिटिव चेंजेस लाए। ध्यान रखिए, डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चेंजेस है, अच्छी क्वालिटीज को डेवलप कर सकता हो, उसे हम लोग बाल विकास कहेंगे। ये एक वैज्ञानिक विधि है। देखिए, बच्चे का डेवलपमेंट साइंटिफिक मेथड से होगा। यह एक वैज्ञानिक क्षेत्र है जो बच्चों के शैशव अवस्था से, शैशव अवस्था तो समझते हैं शिशु,
शब्द से बना शैशवावस्था, यानी बिल्कुल जन्म से ही कह सकते हो इसका स्टार्टिंग करेंगे हम लोग। शैशवावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक के लिए, क्योंकि बाल शब्द लगा दिया हमने, बाल विकास तो हम लोग जब तक उसको बालक मानते हैं, बच्चा मानते हैं, तब तक की बात हो रही है। शैशवावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक के शारीरिक यानी शरीर फिजिकल डेवलपमेंट, सामाजिक सोशल डेवलपमेंट। देखिए फिजिकल डेवलपमेंट तो आप आराम से समझ जाएंगे कि उसका पोषण ठीक होना चाहिए, एज के साथ उसकी लेंथ और वेट ग्रोथ करना चाहिए। लेकिन जो सोशल डेवलपमेंट है इसमें क्या होता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एकाकी होते हैं, अलॉन, अलग रहना पसंद करते हैं, ज्यादा ग्रुपिंग नहीं करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कुछ ज्यादा ही घुल मिल जाते हैं। कुछ बच्चे कह सकते हो दोस्त बनाने से बचते हैं, उनके दोस्त नहीं होते हैं। तो हमें इसमें ये देखना है कि हर बच्चे पे ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए हमारी कि वो किस तरीके से अच्छी क्वालिटीज को सीखे और एटलीस्ट कुछ समूह के साथ रहें, क्योंकि मनुष्य जो होता है वो सामाजिक प्राणी है, तो समाज तो उसके लिए आवश्यक है। भावनात्मक विकास, देखिए फीलिंग्स की बात होती है। कुछ बच्चे अपनी बातें शेयर कर देते हैं, सबके सामने भी शेयर कर देते हैं, और कुछ बच्चे कहने के बावजूद भी नहीं। अगर बच्चा अपनी बात शेयर नहीं कर रहा है, देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है एक बच्चे की लाइफ में मदर, फादर और इसके बाद टीचर की। कुछ बच्चे अपनी मदर फादर से ही बात शेयर करते हैं, टीचर से नहीं। कुछ बच्चे कहीं भी नहीं शेयर करते हैं। तो अगर हमें लगे कोई बच्चा हमारी क्लास में ऐसा है जो गुमसुम रहता है, कम से कम बोलता है, ज्यादा मतलब नहीं रखता है, तो उसकी काउंसलिंग करें, उससे बात करें, थोड़ा उसको विश्वास में दें और उसकी समस्याओं को समझें, उसके बैकग्राउंड को भी समझें। तो ये भावनात्मक विकास। भाषाई विकास, देखिए बच्चा जिस परिवेश में रह रहा है ना, उसी परिवेश की उसकी भाषा होती है और बोली होती है, उसका शब्दकोश भी उसी परिवेश से होता है। हमको एज ए टीचर उसके अंदर हमेशा ध्यान रखिएगा कुछ नई चीजें डालनी है, नए वर्तनी का विकास करना है, जिससे कि उस समाज में जब बात करे तो वो कह सकते हो शिक्षित, एजुकेटेड लगे। तो उसके भाषा में भी डेवलपमेंट करना है, ये भी हमारा काम है। संज्ञात्मक ज्ञान का विकास, इसकी प्रक्रिया का अध्ययन करता है। इसमें बच्चों का शरीर के साथ इंद्रियां, सामाजिक संबंध, स्वयं के प्रति जागरूकता और भावनाओं की अभिव्यक्ति शामिल है। यानी अगर हम कहें एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में कि चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है बाल विकास। बाल विकास है बच्चे का शारीरिक, मानसिक, शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक सभी तरह का विकास करना बाल विकास है। इसकी शुरुआत कहां से कंसीडर की गई? शैशवावस्था से। और कहां तक की गई है? किशोरावस्था तक। ये अवस्थाएं हम आगे आपको डिस्कस करेंगे कि किस एज ग्रुप को हम लोग कौन सी अवस्था से प्रोनाउंस करेंगे, बात करेंगे। हर एक एज ग्रुप की अपनी एक अवस्था है। जैसे टीनेजर आपने सुना होगा, किशोरावस्था, इसको हम लोग इंग्लिश में टीनेजर कहते हैं। तो जब काउंटिंग पढ़ते हैं इसमें टीन शब्द आ जाए, समझ लीजिए वहीं से टीनेज स्टार्ट होती है। 11, 12 के बाद फिर 13, तो ध्यान रखिए 13 में टीन लगा होता है। जब हम लोग 12 के आगे बोलेंगे तो 13 होगा, और इसकी जो 19 तक ही चली जाती बात, तो जो 19 है वहां तक पहुंचेंगे, यानी 13 से 19। तो हालांकि ज्यादातर मनोवैज्ञानिक इसको 12 वर्ष से उठा लेते हैं। तो जो टीन एज होती है उसको किशोरावस्था कहते हैं। तो ऐसे अभी आगे बात करेंगे, हम हर एक एज ग्रुप की बात करेंगे कि किस एज के बच्चे के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे वर्ड। तो बाल विकास में हमारा मेन फोकस किस किस पर है, कौन कौन से पॉइंट्स पर है? सबसे पहला मानसिक विकास, यानी कि कह सकते हो उसके ज्ञान का संवर्धन करना। दूसरी चीज हमें क्या ध्यान रखनी है? उसकी शारीरिक विकास, शरीर का भी उसके डेवलपमेंट सही से हो, शारीरिक डेवलपमेंट। थर्ड पॉइंट हमें क्या तैयार करना है इसका? सामाजिक, समाज के साथ वो समाज का एक अच्छा पार्ट बन सके, सामाजिक विकास। इसके साथ हमें क्या उसकी भाषा में भी सुधार करना है। हम हर पहलू पर बात करेंगे धीरे धीरे, अब जुड़े रहिएगा। हम लोग हर एक पहलू पर यहाँ पर डेवलपमेंट पे बात करेंगे चाइल्ड के, और इनमें क्वेश्चन आंसर भी हम लोग कम से कम इस कह सकते हो मनोविज्ञान में हम 1000 क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं जो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। और उन 1000 में से आप मान के चलिएगा ऑलमोस्ट 30 के 30 ही मिलने वाले हैं। तो कनेक्ट रहिएगा, लेकिन उनकी समझ भी विकसित हो हमारे अंदर, इसलिए हम आपको ये चीजें सिखा रहे हैं।
अगला पॉइंट हमारा आता है जैसे भाषा के साथ संज्ञात्मक, भावनात्मक, ये सब डेवलपमेंट है। ये सभी एक विद्यार्थी को अच्छा नागरिक बनने में सहायक है अगर ये सब पूर्णतः विकसित हो जाए। इन्हीं सब भावनाओं को, संज्ञानात्मक विकास को, शारीरिक विकास को, सामाजिक विकास को मिला करके अगर बोला जाए तो हम कह सकते हैं सर्वांगीण विकास। तो हमारा यहाँ पर काम क्या है कि हमें इस तरह अध्ययन करना है कि हम बच्चे के सर्वांगीण विकास में सहायक बन सकें। एज अ टीचर का रोल ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जीवन में। माता जन्म देती है लेकिन बच्चे को योग्य कुशल शिक्षक बनाता है। शिक्षक कह सकते हो एक केवल पेशा नहीं, प्रोफेशन नहीं है, एक आर्ट है, क्योंकि पढ़ाना ही सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। बच्चे से हमारा इमोशनल अटैचमेंट होगा तभी हम उसको सही से सिखा पाएंगे और उसकी बात को हम कह सकते हो समझ पाएंगे। अब हम बात करते हैं बाल विकास के बाद मनोविज्ञान के, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है इसका नाम है बाल विकास और बाल मनोविज्ञान। तो पहले मैं उसका अर्थ आपके सामने रख रहा हूं कि बाल विकास क्या होता है और फिर बाल मनोविज्ञान क्या है। अब इस पे आते हैं, इसको चाइल्ड पेडागोगी कहेंगे। तो पेडागोगी की बात हम करते हैं। बाल मनोविज्ञान, मनोविज्ञान को तो हम लोग इंग्लिश में अगर कहें तो कहते हैं, ध्यान रखिएगा, मनोविज्ञान की इंग्लिश होती है साइकोलॉजी। मनोविज्ञान की इंग्लिश क्या है? साइकोलॉजी। बोलने में हम लोग साइकोलॉजी बोलते हैं, स्पेलिंग टी से शुरू होती है, तो इसको भी आपको याद रखना है। यह मनोविज्ञान की शाखा है जो बच्चों और किशोरों, हम बाल में बच्चे भी लेते हैं और किशोर लेते हैं, किशोरावस्था तक मानते हैं, मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। उसमें क्या क्या चेंज हो रहे हैं बच्चे में और किस एज ग्रुप में क्या चेंज होने चाहिए। हर एज ग्रुप के अपने अपने परिवर्तन हैं। हम जब उसको समझेंगे तभी हम बच्चे को सही से शिक्षा दे पाएंगे। तो बच्चों और किशोरों के मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। इसमें बच्चों के व्यवहार, उसका व्यवहार चेक करेंगे, देखेंगे, उसके अनुरूप हम लोग परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। उसके विचार समझेंगे, विचारों को, व्यवहार को प्रभावित करने के कई कारक होते हैं। देखिए, अगर हम कहें किसी बच्चे के विचार हैं या व्यवहार है, उसको प्रभावित कौन करता है? सबसे बड़ा प्रभाव उसके परिवार के बैकग्राउंड का पड़ता है, उसके मदर और फादर का पड़ता है, उनकी एजुकेशन का पड़ता है। इसके अतिरिक्त समाज का, जो सामाजिक या कह सकते हो परिवेश है उसके आसपास, उसका भी असर पड़ता है। इसके बाद उसकी संगत का, उसके साथी कैसे हैं, और उसके बाद हमारे विद्यालय के एटमॉस्फेयर का भी उस पर असर पड़ेगा। तो हमें ये चीजें देखनी है कि कहाँ पर क्या चेंजेस आवश्यक हैं। भावनाओं के विकास, उन पर पड़ने वाले विभिन्न प्रभावों को समझा जाता है। बाल मनोविज्ञान यह समझने में रुचि रखता है कि छोटे बच्चे भावनाओं को कैसे सीखते हैं और उनका व्यवहार कैसे विकसित होता है। छोटा बच्चा कैसे कैसे सीखेगा, उसकी फीलिंग्स कैसे डेवलप होंगी और वो कैसा व्यवहार करेगा। इन चीजों का अध्ययन और उसमें जो सुधार हो सकते हैं उनके बारे में विधियां कह सकते हो हम लोग बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत सीखते हैं। धीरे धीरे एक एक स्लाइड को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग बस कनेक्ट बने रहिए, बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें एक और बात बता दें आपको, जरूरी नहीं कि आप केवल विद्यालय के बच्चों के लिए सीख रहे हैं। ये बाल मनोविज्ञान तो हमारे अपने बच्चों के लिए भी कारगर है। हमारे बच्चे जिद्दी क्यों ज्यादा होते जा रहे हैं? कहीं ना कहीं टीचर्स भी नहीं इसको समझ रहे हैं, केवल सिलेबस पूरा कर रहे हैं, और पेरेंट्स भी चाहते हैं मेरा बच्चा केवल टॉप करे। तो ये बाल मनोविज्ञान तो मुझे लगता है टीचर्स के साथ साथ पेरेंट्स को भी सीखनी चाहिए। तो आप सभी लोगों से ये कह सकते हो विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा सभी लोगों के साथ, क्योंकि ये बच्चों से संबंधित बात है, टीचर्स भी जाने और पेरेंट्स भी जाने। जैसे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं जो बाल मनोविज्ञान से संबंधित हैं। जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, इनको बाल मनोविज्ञान का पिता भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। बाल मनोविज्ञान का पिता अगर कहा जाए किसी को, पूछा जाए अगर आपसे, तो ये जीन पियाजे हैं, फादर ऑफ द पेडागोगी या चाइल्ड साइकोलॉजी। ये जीन पियाजे के हिसाब से बाल मनोविज्ञान है क्या? देखिए, बाल विकास सिद्धांत के जनक, देखो यहां पर ये सब लिखा है, बाल विकास सिद्धांत के जनक माने जाते हैं
इन्होंने बच्चों में समझ के अधिग्रहण का व्यवस्थित अध्ययन किया, सिस्टमैटिक अध्ययन किया इन्होंने, इसीलिए इनको फादर माना गया। इन्होंने बच्चों के विकास का सिस्टमैटिक स्टडी करके कई थीसिस तैयार की, कह सकते हो कई शोध किए, कई सुझाव दिए हैं, इसलिए इनको हम लोग कहते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी का फादर, बच्चों के पिता कह सकते हो। ठीक है। एक हुए रॉस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है, यानी कह सकते हो मैच्योरिटी तो आती है लेकिन वो सही नहीं होती, झूठी मैच्योरिटी आती है। बच्चे कई तरह के सपनों में या कह सकते हो इमेजिनरी लाइफ में रहते हैं, तो इसलिए रॉस को कह सकते हो बच्चों का मैच्योर होना रॉस नहीं आया, ऐसे समझ सकते हो। रॉस को क्या रॉस नहीं आया कि बच्चों को मैच्योर कहा जाए, इसीलिए उन्होंने उसको क्या बोल दिया, फॉल्स मैच्योरिटी, मिथ्या परिपक्वता का काल, यानी बच्चे परिपक्व नहीं होते हैं। अगर वो परिपक्व समझ रहे हैं अपने आप को तो समझ लीजिएगा वो मिथ्या यानी कि फॉल्सी में जी रहे हैं। कार्ल और ब्रूस की बात करते हैं, इन्होंने बाल्यावस्था को एक अनोखा काल कहा है। इनकी बात से मैं भी एग्री करता हूं कि एक स्ट्रेंज बिहेवियर, स्ट्रेंज टाइम ऑफ द लाइफ होता है। बच्चे की लाइफ या कह सकते हो बचपन की जो लाइफ है ना, वो हमेशा हर पर्सन मिस करता है, चाहे वो बूढ़ा हो और चाहे युवा हो, तो ये सबसे अनोखा समय है। तो कार्ल और ब्रूस के इस विचार से मैं भी एग्री करूंगा। आप किस विचार से एग्री करते हैं ये आप लोग इस वीडियो के कमेंट में डालें कि आपको इनमें से सबसे अच्छा किसका कॉन्सेप्ट लगता है। चलिए अगली स्लाइड पे आते हैं। हम बात करते हैं और दो हमारे पास साइंटिस्ट हैं, इनके बारे में बात करते हैं। स्टैनली हॉल, ये नाम जरूर आप याद करते रहिएगा, जब क्वेश्चंस आएंगे हम आगे क्वेश्चन सीरीज कराएंगे आपको, क्वेश्चन एंड आंसर। मैंने कहा 1000 क्वेश्चन हमने तैयार किए आपके लिए, तो जब हम लोग क्वेश्चन और आंसर करा करेंगे तो उसमें इन लोगों के नाम भी आएंगे, अकॉर्डिंग टू स्टैनली, अकॉर्डिंग टू कार्ल ब्रूस, अकॉर्डिंग टू रॉस, ऐसे हम बोलेंगे। तो उनके स्टेटमेंट्स भी कई टॉपिक्स पे अलग अलग हैं, उनको भी हमें तैयार करना है। स्टैनली हॉल ने बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास और पालन पोषण का व्यवस्थित अध्ययन, इन्होंने भी सिस्टमेटिक स्टडी की है, करने पर जोर दिया है। इसे एक वैज्ञानिक अनुशासन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बाल अध्ययन आंदोलन, ये आप अंडरलाइन कर लीजिए, अगर कहा जाए इसकी स्थापना किसने की है, चाइल्ड स्टडी मूवमेंट, तो ये स्टैनली हॉल हैं जिन्होंने चाइल्ड स्टडीज में सबसे इंपॉर्टेंट बस यही पॉइंट है जो तुम्हें याद करना है। ठीक है। इस जान पियाजे के बारे में तो पीछे बता चुका हूं, फादर ऑफ द पेडागोगी, फादर ऑफ द चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड पेडागोगी के फादर यही हैं, जियान पियाजे स्विस मनोवैज्ञानिक हैं। स्विस मतलब स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे ये। इन्होंने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर अपने काम से बाल विकास के क्षेत्र में क्रांति ला दी। भाई फादर बन गए तो बाल विकास में उन्होंने योगदान के कारण उन्हें बाल मनोविज्ञान और विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। इसे मैंने इसीलिए कलर्ड कर दिया, हाईलाइट कर दिया है, आप इसे अंडरलाइन कर लेना कि बाल मनोविज्ञान और विकासात्मक मनोविज्ञान, चाइल्ड डेवलपमेंट कह सकते हो, इसका जो फादर है, जनक है, वो जीन पियाजे हैं। तो यहां पर ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है कि बाल अध्ययन आंदोलन की स्थापना करने वाले स्टैनली हॉल और इसके जो फादर हैं चाइल्ड साइकोलॉजी के, वो हैं जीन पियाजे। तो चलिए आगे बात करते हैं, इसके नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द चाइल्ड साइकोलॉजी, इस पर तो 100% क्वेश्चन आता ही आता है, इसको बहुत जरूरी है समझना आपके लिए। आईक्यू की बात करते हैं हम लोग, इंटेलिजेंट कोशिएंट। इंटेलिजेंट कोशिएंट क्या है, चलिए इस पर देखते हैं। बुद्धि लब्धि, ये शब्द आपने सुना होगा। एक कहावत है, ध्यान रखिएगा, बुद्धि यानी बुद्धि आईक्यू, बुद्धि जन्मजात है, ज्ञान अर्जित करना पड़ता है। ये जरूर लिख लीजिएगा पॉइंट अपने लिए, जानकारी के लिए, कि बुद्धि जो होती है वो कैसी होती है, जन्मजात। बुद्धि आप बाद में बढ़ा नहीं सकते हैं,
बुद्धि जन्मजात है, जन्म के साथ होती है, किंतु ज्ञान को बढ़ाया जा सकता है, किंतु ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, यानी अर्जित किया जाता है ज्ञान। तो ये आपके लिए कोटेशन मैंने दे दिया। क्या मतलब इसका, पहले यही बात करते हैं, आगे बढ़ेंगे। कोई बालक जन्म से ही आईक्यू लेकर के पैदा होता है। अब जैसे अगर आईक्यू लेवल अच्छा है और उसने अध्ययन ही नहीं किया किसी सब्जेक्ट का, तो उसके बारे में उसको ज्ञान तो नहीं मिलेगा, उसमें होशियार नहीं हो सकता है। तो किसी भी सब्जेक्ट का जो नॉलेज है, ज्ञान है, उसे तो अर्जित करना पड़ता है। हाँ, बुद्धि जरूर जन्म से, यानी जब पैदा होता तभी लेकर के पैदा होता है। अगर वो पर्सन किसी और के कंपेरिजन में, जिसके पास उतना अच्छा बुद्धि लेवल नहीं है, उसके कंपेरिजन में उसी टॉपिक को पढ़ेगा तो जल्दी कवर करेगा। बुद्धि लब्ध हम इसी को कहते हैं कि कोई बालक अपनी उम्र से कितना आगे चल रहा है या कितना पीछे चल रहा है। कुछ बच्चे अपनी एज लेवल पर ही सीखते हैं, कुछ अपने एज से कुछ आगे की क्लास की चीजें सॉल्व कर लेते हैं। तो जो अपनी एज से आगे की चीजें सॉल्व कर रहे हैं या उसको आसानी से सीख पा रहे हैं, इसका मतलब उनका आईक्यू लेवल ज्यादा है। जो अपनी क्लास की चीजें सीखने में सफर कर रहे हैं, उनका आईक्यू लेवल कम है। इसी हिसाब से हम लोग चलिए आईक्यू निकालना भी सीखेंगे। इस पर क्वेश्चंस आते हैं, बना करके देता है कि कोई बच्चा 8 साल का है और वो 5 साल तक के बच्चों के क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा है, तो बताइए उसका आईक्यू कितना होगा। तो चलिए इस टॉपिक पे बात करेंगे हम लोग, इस फॉर्मूले को भी डेवलप करते हैं। सबसे पहली चीज, इस तरह की विधा, इसको सॉल्व करने का, निकालने का कॉन्सेप्ट किसने डेवलप किया, किसके नाम से इसको हम कंसीडर करते हैं, तो अल्फ्रेड बिनेट हैं। इन्होंने इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया है, कह सकते हो। लेकिन सबसे पहला प्रयास अगर कभी कोई पूछता है तो आपको याद रखना है फ्रांसिस गैल्टन। ये एक कह सकते हो वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, और दूसरे फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम अल्फ्रेड बिनेट है। तो आपको ज्यादा ध्यान रखना अल्फ्रेड बिनेट। ये क्वेश्चन आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि आईक्यू को कह सकते हो फॉर्मुलेट करने वाला व्यक्ति कौन था। तो इसको आप लोग यहां ये जो टेबल बनाई गई है, इसको भी लिख लेना है आपको। हमने आईक्यू का वर्गीकरण इस तरीके से रखा हुआ, देखिए, और उसी बुद्धि के वर्ग के हिसाब से। जैसे अगर हम बात करें बुद्धि लब्धि या आईक्यू लेवल निकालते कैसे, चलो पहले हम फॉर्मूला ही बना देते हैं। देखो, आईक्यू निकालने का फॉर्मूला समझ लीजिएगा आप लोग। आईक्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दो पॉइंट्स है, एक मेंटल एज होती है और एक हमारी एज होती है, कह सकते हैं फिजिकल एज। तो आईक्यू निकालने का फॉर्मूला होता है मेंटल एज ऑफ द चाइल्ड, ए पर्सन, और एक होती फिजिकल, यानी जो हम एक्चुअल जिस उम्र में है, फिजिकल एज ऑफ द पर्सन। इसको हम आईक्यू बोलते हैं, और इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर लिया जाता है तो बन जाता है हमारा आईक्यू। जैसे एग्जांपल से हम आपको दिखा दें, एक हम एग्जांपल लेते हैं कि आईक्यू आखिर कैसे, हम अगर कोई क्वेश्चन आ जाए सपोज करिए एग्जाम में कि भाई आईक्यू निकालिए किसी बच्चे का, और उसमें कुछ आपको डेटा दिया होगा, जैसे सपोज करिए मिस्टर एक्स कोई नाम है कि वास्तविक उम्र 15 ईयर है और वह 20 ईयर तक के बच्चों को दिए जाने प्रश्नों को, मिलने वाले प्रश्नों को हल कर देता है। यानी इस एज के बच्चों के जो प्रश्न होते हैं, प्रश्नों को हल कर देता है। अब इसका आईक्यू निकालना है तुम्हें, तो बस मैंने इसमें देखो एक वर्ड इस्तेमाल किया, वास्तविक उम्र। इसी को फिजिकल एज कहते हैं। यानी जिस एज में, अगर वो 15 साल जन्म के हिसाब से 15 साल का है तो उसकी फिजिकल एज 15 साल हो गए, वास्तविक उम्र। लेकिन वो क्वेश्चन या कह सकते हो किस स्टैंडर्ड के बच्चे के टॉपिक्स को स्टडी कर लेता है, समझ लेता है और उसके क्वेश्चन का आंसर दे देता है, वो उसकी मेंटल एज होती है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, 20 साल मैंने मेंटल एज बताई आपको
और जो वास्तविक उम्र है वो 15 वर्ष है। अब आप 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कट कर दीजिए, 5 3 जा 5 4 जा, तो 400/3, 3 1 जा 3, 3 3 जा, अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो 133 इसका आईक्यू लेवल आ गया। यानी बहुत अच्छा बालक है ये, सुपर इंटेलिजेंट, ठीक है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाता, सपोज करो डब्बा गुल, अगर यही बच्चा इसकी जो ये 15 साल के बच्चों के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, उसकी अपनी उम्र 20 साल है अगर वास्तविक उम्र, तो मेंटल देखते हैं इसका कितना बनता है लेवल, ठीक है। तो ये 5 15 बना 75। देखिए इसका जो आईक्यू लेवल हुआ वो 75 हुआ। अब 75 ध्यान देना जरा किस लेवल में आता है, 70 से 80। अभी हम इसको हटा करके आपको मैचिंग कराते हैं। सबसे ज्यादा ये टेबल याद करना है आपको। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि किसी बच्चे का आईक्यू लेवल इतना है तो वो कैसे सीख पाएगा, या उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे। चलिए कैटेगरी वाइज हम बात करते हैं, कैटेगराइज करते हैं बच्चों के। देखिए जरा, अगर किसी बालक का आईक्यू सॉल्व होने के बाद, या कह सकते निकालने के बाद 140 या उससे ऊपर आता है, ध्यान रखिएगा, तो उसे हम प्रतिभाशाली कहेंगे। लेकिन अगर वो 140 से नीचे है और 120 तक है तो उसे हम प्रखर बुद्धि बालक कहते हैं। अगर वो 110 से 120 तक ही आता है तो उत्कृष्ट है, यानी अभी बच्चा बहुत बढ़िया है, कोई समस्या नहीं, आप कह सकते हो बहुत अच्छा बालक है। सामान्य बालक जो होता है, ध्यान रखिएगा, उसका आईक्यू 90 से 110। इसको कैसे याद करेंगे, सामान्य बालक का आईक्यू, भाई बहुत दिन बाद हो सकता है हम भूल जाएं, तो सिंपल समझ लो कि जो सामान्य ब्लड प्रेशर होता है उससे 10 ज्यादा इसकी अपर लिमिट है। सामान्य ब्लड प्रेशर हमारा कितना होता है, 80, और कहां तक जाता है, 120 तक। तो सामान्य जो बालक की आईक्यू है वो 80 से 10 ऊपर कर दो यानी 90, और मैक्सिमम लिमिट 120 से नीचे कर दो तो 110। तो ऐसे आप याद करिएगा कि जो ब्लड प्रेशर है उससे 10 ज्यादा लोअर लिमिट और अपर लिमिट में 10 कम, ये सामान्य बुद्धि का बालक है। ये बालक भी क्लास में अच्छा करते हैं, यानी ज्यादातर बच्चे इसी लेवल के होते हैं। जो उनका मेंटल एज होता है वही उनका फिजिकल एज होता है। एक आध कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी लेवल से ऊपर की बातें करते हैं। होगा मान लीजिए वो 5 साल का और क्लास 6 की अगर एज, मान लीजिए क्लास 1 की एज को हम 6 ईयर मान लें, तो कुछ 5 साल के बच्चे 6 ईयर के बच्चों को डिफीट कर देते हैं, तो उसको हम कह देंगे वो सामान्य से ऊपर है, तो उसको उत्कृष्ट। ये दो वाले बहुत कम मिलेंगे आपको, प्रतिभाशाली हजारों लाखों में एक आध दो। उत्कृष्ट बालक हो सकता है, सामान्य तो होते ही ज्यादातर लोग सामान्य से नीचे, यानी अपनी क्लास की क्वेश्चंस को नहीं सही से सॉल्व कर पा रहा, नहीं समझ पा रहा है, तो उसकी एज हो गई 80 से, उसका मतलब आईक्यू हो गया 80 से 90। 70 से सिर्फ 10 के उसमें इसको क्लासिफाई किया गया निर्मल बुद्धि। निर्मल बुद्धि मतलब कमजोर बुद्धि, अच्छी बुद्धि है लेकिन उतनी कमजोर है। मूर्ख की जो कह सकते हो वो आईक्यू होता है कितना होता है, 50 से 60। आप किसी को मूर्ख कहना चाहें तो डायरेक्ट मूर्ख ना कहेंगे, ध्यान रखिएगा, बुरा मान जाएगा आदमी, और मूर्ख होगा तो हो सकता है कुछ रिएक्ट भी कर दे, तो उसको कहते भैया आपका जो आईक्यू लेवल है वो 50 से 60 ही है, इतना कह दो प्रेम से उससे, तो समझ भी नहीं पाए कहना क्या चाहते हो, और तुमने अपने मन की बात कह भी थी कि तुम मूर्ख हो। अगर और ज्यादा गाली देने का मन है तो उसकी बुद्धि को आप क्या कहें, उसका आईक्यू लेवल क्या कहें, 25 से 50, यानी 50 से नीचे 25 तक के बीच को मूढ़मति कहते हैं। क्या कहते हैं, मूढ़। और जड़ बुद्धि यानी बिल्कुल जिसकी समझ नहीं है, कुछ नहीं जानता, वो 25 से नीचे वाले लोग होते हैं, जो कह सकते हो डेली की चीजों को समझ भी नहीं पाते हैं, बहुत छोटी सी बात वो नहीं समझ पाते हैं। सबसे नीचे यही स्टैंडर्ड आता है। तो मोस्टली ये बालक कह सकते हो बीमार ही होते हैं, उनके साथ ऐसी समस्या रहती है। तो ये टेबल आपको याद करनी भाई, इसमें तो कोई मतलब कह सकते हो गुंजाइश नहीं है, इसको आप जरूर सीख लीजिए। और आईक्यू निकालने का फॉर्मूला एक बार मैं फिर बता दूं आपको अच्छे से, क्योंकि आईक्यू निकालने का क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल, ये आप समझ लो 100%।
आईक्यू कैसे निकाला जाता है ये आप बहुत आराम से, सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है ये आज की क्लास का, इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको डिस्कस कर रहे हैं, बुद्धिलब्धि या आईक्यू क्या होता है, ध्यान रखना, मानसिक उम्र, इंग्लिश में मेंटल कहेंगे, मानसिक उम्र और डिवाइड में रहेगा वास्तविक उम्र, और मल्टीप्लाई में चला जाएगा 100। ये तो फॉर्मूला है, कई बार क्वेश्चंस में टीटी वगैरह में सीधा फॉर्मूला ही लिखा मिला, 4 ऑप्शन में उल्टा सीधा, तो इसको तो आराम से आप समझ पाएंगे। इस टेबल के बाद हम अगली टेबल पे चलते हैं, तो इतना तो आप सीख ही गए हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट टेबल उठाते हैं हम लोग बुद्धिलब्धि के बाद। हम अभी आपसे कह रहे थे कि जो अवस्थाएं हैं एज के हिसाब से उनका क्या नाम है, अब उस पर बात करते हैं। तो देखिए कुछ अवस्थाओं के नाम यहां पर आपके सामने आने वाले हैं। मनोवैज्ञानिकों ने मानव विकास की यात्रा को मोटे तौर पर 7 अवस्थाओं में बांटा है। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि मनोवैज्ञानिकों के हिसाब से मानव की जो एज ग्रुप्स हैं, अवस्थाएं हैं, वो कितनी है, 7 है। उन अवस्थाओं के नाम समझने, देखो अनुमानित आयु के लिए उसकी अवस्था का नाम, और वो स्कूल में किस क्लास में होना चाहिए, ये हम लोग बात करते हैं। तो देखिए अनुमानित आयु या अवधि, अगर जन्म से 2 वर्ष का बच्चा है तो उसे हम 600 कहेंगे, मिसप्रिंट हो गया थोड़ा, 600 काल। शिशु जो रहता है वो 2 साल तक के बच्चे को हम शिशु कहते हैं, 600 काल। और ये विद्यालय नहीं जाता है, ये विद्यालय नहीं जाता है। 2 वर्ष से 6 वर्ष तक का, ये आजकल बाल वाटिका का जो कॉन्सेप्ट है या प्री प्राइमरी कहते हैं उसमें जाएगा। तो अगर 2 वर्ष से ऊपर, वैसे हम लोग प्री प्राइमरी के लिए ध्यान रखिएगा, जो सरकारी आंकड़ा है वो 3 वर्ष से लेता है, प्री प्राइमरी को 3 वर्ष से 6 वर्ष तक का। तो आप इसको अलग से याद कर लीजिए कि हमारे यहाँ इंडिया में जो प्री प्राइमरी का एज ग्रुप है वो क्या है, ये भी याद रखने वाला है, ये सब क्वेश्चंस आते हैं इसी के अंतर्गत हैं। प्री प्राइमरी, पूर्व माध्यमिक मतलब प्री प्राइमरी, सरकारी आंकड़े के हिसाब से 3 साल से 5 साल, मनोवैज्ञानिक इसको 2 साल से ले लेते हैं। आजकल पेरेंट्स को बड़ी जल्दी होती है, एक ही बच्चा होता है, पैदा हुआ थोड़े दिन बाद, 1-1.5 साल बाद सोचते हैं इसको एडमिशन करा दो, तो 2 साल के बाद ही लोग भेजने लगते हैं कुछ, तो कह सकते हो मनोवैज्ञानिक हो गए हैं, उसी तरीके से चल रहे हैं। तो लेकिन जब 6 वर्ष से आता है, यानी जो एक्चुअल में प्राइमरी स्टैंडर्ड पे आता है बच्चा, उसको हम लोग 6 ईयर का कहते हैं, यही सरकारी आंकड़ा है। हमारे यहाँ 6 से 14 साल का आंकड़ा है, ध्यान रखिएगा। 6 वर्ष से कितने साल तक का, 14 ईयर, ये हमारी इंडिया का सरकारी आंकड़ा है कि 6 साल से 14 साल का बालक प्राइमरी, यानी प्राइमरी के 2 पार्ट हैं, प्री प्राइमरी, लोअर प्राइमरी, अपर प्राइमरी, यानी प्राइमरी जूनियर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो 6 से 14 साल का बालक इस बीच में होता है, इसको उत्तर बाल्यकाल कहते हैं। ये पूर्व बाल्यकाल है, यानी बाल्यकाल का शुरुआत, और ये उत्तर बाद का। 12 वर्ष से 18 वर्ष तक किशोरावस्था है। यहां पर बालक माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ता है या वरिष्ठ माध्यमिक यानी ग्रेजुएशन वगैरह में होता है। स्टडी यहीं तक होती है, 18 साल तक मुख्य कोर्स होते हैं, इसके बाद पढ़ने के लिए तो हम आज भी पढ़ रहे हैं, तो इसकी कोई एज ग्रुप नहीं है। तो आप ये समझिएगा 12 साल से 18 साल, यानी 12 से 18, थोड़ा बढ़ा सकते हो 19, लेकिन जो मनोवैज्ञानिकों ने क्लासिफाई किया हमें उसी तरह से याद रखना है। 18 से ऊपर 40 साल तक युवा प्रौढ़ावस्था, एडल्ट एज आ जाती है, ठीक है। इसके बाद वो एडल्ट मैच्योर हो जाते हैं 40 से 65, 60 साल 62 साल में तो सरकार भी कहती है रिटायर हो जाओ भैया, ठीक है। तो यानी आपकी प्रौढ़ावस्था समाप्त। 65 के ऊपर के लोगों को वृद्ध प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था कहते हैं। इस चार्ट में ध्यान रखिएगा अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के हिसाब से 1-8 साल का डिफरेंस भी देखने को मिलता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो मैंने आपके सामने एक चार्ट बना करके रखा है। इसको आपको एज इट इज तैयार करना है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। जो क्वेश्चंस आएंगे उनको करने में आपको हेल्प मिलेगी। इसमें 2 क्वेश्चन आप याद रखना, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि प्री प्राइमरी हमारी सरकारी हिसाब से, हमारे इंडिया के जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसके हिसाब से एज ग्रुप क्या, ये 5 नहीं 6 है,
3 ईयर्स से 6 ईयर तक, और 6 से लेकर के 14 ईयर तक प्राइमरी का लेवल है। आफ्टर दैट वो मिडिल में चले जाएंगे। ठीक है, अब अगले टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे एक ट्रेलर टाइप का मैंने 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन अभी आपके सामने रखे हैं। इसके अगले वीडियो में हम कम से कम 50 क्वेश्चंस आपको कराने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा मेरे चैनल के साथ। और बाय द वे, अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक करने में भैया कौन सी कंजूसी है। अगर आप लाइक करते रहेंगे तो मैं इसी तरीके से आपको कंटेंट उपलब्ध कराता रहूंगा। जितना ज्यादा कंटेंट होगा, जितने ज्यादा लोग पढ़ा रहे होंगे, उतनी नई नई चीजें आपको मिलेंगी। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। जैसे आज तो हम लोग अभी कुछ क्वेश्चन ही करेंगे, ध्यान रखिएगा। हम लोग अभी अगली जो क्लास होगी, कह सकते हो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा इसके बाद, उसमें ये क्वेश्चन कई मात्रा में आने वाले हैं, 50 प्लस आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड देंगे। जैसे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो पेरेंट्स के लिए भी है, ध्यान रखना, बच्चों के पेरेंट्स भी इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें और टीचर्स को सीखना ही, बच्चे जिद्दी क्यों बनते जा रहे हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे जिद्दी क्यों बन रहे हैं, अब इस पे आप भी विचार करिए। अगर आपके बच्चे जिद्दी हैं क्लास में या घर में, सबसे मेन रीजन क्या है, हम लोग कहीं ना कहीं या तो टाइम नहीं दे पा रहे हैं या उनकी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। यहां भी और वहां भी हम अपने को जोड़ नहीं पा रहे हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों से नहीं जुड़ पा रहे हैं और टीचर्स अपने क्लास के बच्चों से नहीं जुड़ पा रहे हैं। फिर वो बच्चे अपना समाधान किसी और रास्ते से करते हैं, उसी वजह से वो जिद पकड़ रहे हैं। तो ऐसे बच्चों के साथ हमें करना है क्या, देखो ध्यान रखना, बच्चे जिद्दी क्यों बनते जा रहे हैं। अब हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। देखो, जब परिवार में माँ बाप में अंतरवैयक्तिक संप्रेषण, ये कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूं, इंटर कम्युनिकेशन की बात है। बच्चे के माता पिता ही आपस में सही से बात नहीं करेंगे, या तो उनका मन मुटाव रहेगा, एक झगड़ा होता रहेगा। तो ऐसे बच्चे आमतौर पे जब माता पिता लड़ेंगे या कुछ डिस्टर्ब करेंगे और बच्चा उसके बीच में जाकर डिमांड करे तो डांट खा जाएंगे। फिर वो धीरे धीरे उनका बिहेवियर चेंज होने लगता है और वो स्ट्रेंज बिहेवियर उनकी जिद तक चला जाता है। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन का आंसर यहीं पर है, लेकिन ऑप्शंस और भी देख लीजिएगा। तो अंतरवैयक्तिक संप्रेषण सही ना होने से उन्हें बार बार डांट सहनी पड़ती। तो अब आप एक बात समझना बिल्कुल क्लियर कट, बच्चे जिद्दी क्यों हो रहे हैं, इसका अगर एक लाइन में आंसर हो तो उसका रीजन कौन है, माता पिता। कौन है जिम्मेदार, माँ बाप है। लेकिन अगर स्कूल में बच्चे जिद्दी हैं, घर में सही है, तो फिर टीचर जिम्मेदार है। सिंपल सी बात है, जो गार्जियन जहां पर है वही जिम्मेदार है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर यही है। बच्चे की मनमानी पूरी की जाती, इससे कोई बच्चा जिद्दी नहीं होता, कर दिया तो ठीक है। बच्चे दूसरों से मिलने नहीं दिया जाता है, मिलने दिया जाए, जिद्दी होना तब भी होंगे, नहीं होना तब भी होंगे। दादी बाबा अन्य परिवार के लोग की छत्र छाया मिलती है तो बहुत जरूरी है। ये तो बच्चे को संस्कार देते हैं। संस्कार क्या है, पूर्वजों से जो बातें हमें मिली हैं वही हमारे संस्कार हैं और कुछ नहीं। और ग्रैंड पेरेंट्स हमेशा अच्छी बात सिखाते हैं। तो ये पहला ही क्वेश्चन, यहाँ पर पहला ही ऑप्शन इसको सटीक बना रहा है कि बच्चे जिद्दी क्यों हो रहे हैं, क्योंकि माता पिता का आपसी व्यवहार नहीं अच्छा है। दूसरा क्वेश्चन उठाते चलिए, मौखिक प्रतिवेदन किया गया था किसके द्वारा। यहां पर वॉटसन है, ये मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने बच्चों के डेवलपमेंट के लिए ओरल प्रेजेंटेशन दिया है, कह सकते हो। मौखिक प्रतिवेदन रखा है इन्होंने, फीडबैक रखा है, तो ये इनकी देन है वॉटसन की। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, किसी वर्ष में 2019-20 के आसपास टीटी में आया हुआ है किसी साल में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अब देखिए इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं परीक्षाओं में, जैसे बच्चे जिद्दी क्यों हो रहे हैं। अब इसमें हमें अपना भी आईक्यू उछेड़ना है, हमें अपनी समझ के हिसाब से, लेकिन हमें ध्यान रखना सॉल्यूशन को आइडियल तरीके से, आदर्श स्थिति के हिसाब से सॉल्व करना है। अब ये ना सोचना जैसे कभी कभी हम लोग प्रैक्टिकली कुछ और सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। होना जो चाहिए वो समझिएगा आप। यदि आपकी कक्षा में शर्मीला बच्चा आ जाए तो उसके सीखने को आप कैसे संवर्धित, माने इंप्रूव, एम्पलीफाई, कुछ भी कह सकते हैं, एम्पलीफाई, इंप्रूव, कुछ भी कह सकते हैं इंग्लिश में, कैसे करेंगे। शर्मीला है तो सिंपल सी बात, अपनी बात आपसे शेयर नहीं कर रहा होगा। शर्मीला है, अन्य दोस्तों से बात नहीं कर रहा, वो अपने आप में खोया है, अपने आप में है।
वो इसलिए सीखेगा भी नहीं। जब ध्यान रखिए, जो बच्चा टॉकटिव है, जो बोलता है, बताता है, वही सीखता भी ज्यादा है, वही इंटरेक्ट होगा आपसे, आपके साथ। तो क्लास में शर्मीला है, वो आमतौर पर कम सीख पा रहा होगा। तो उसको आप कैसे हेल्प करेंगे? आपके पास 4 ऑप्शन है, विचार करिए कौन सा सटीक है, फिर मैं आंसर बताऊंगा। बच्चे का शर्मीला पर छुड़ाने का प्रयास करेंगे, बच्चे के माता पिता को इसके बारे में बता देंगे, बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उसे सभी बच्चों के साथ मिलने जुलने, अपना लंच शेयर करने, सबके साथ गाने खेलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, उसे अपने हाल पर छोड़कर अपने काम में लग जाएंगे। अब टीचर सोचेंगे है शर्मीला, शर्माता है, हम तो भैया अपना काम करेंगे, या बहुत ज्यादा है, हम एहसान कर देंगे, माता पिता को खबर कर देंगे। जबकि हमें क्या है, अगर वो शर्मीला है, एकाकी है, तो उसे मौका देंगे कि वो सबके साथ घुले मिले, बात करे, शेयर करे चीजें, अन्य बच्चों से भी कहेंगे थोड़ा इसके साथ शेयर करिए अपनी बातें। धीरे धीरे उसका शर्मीलापन कम होता चला जाएगा और वो अपनी बात शेयर कर पाएगा। आप भी कभी मौका निकाल करके उससे थोड़ी देर बात करिए, उसके बारे में पूछिए, उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछिए, उसके माता पिता के बारे में पूछिए। वो धीरे धीरे आपके साथ सहज होता जाएगा और वो अपनी बात आपसे शेयर कर पाएगा। ध्यान रखिएगा, ये चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉजी बहुत अच्छे से सीखिएगा, ये आपके अंदर एक अच्छे टीचर की क्वालिटी डेवलप करेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसका आंसर आप समझ लेना कौन सा सही है, सी वाला सही है। समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक के उत्तरदायित्व में क्या शामिल है, ये देखिएगा। यानी बच्चों को हमें सामाजिक प्राणी बनाना है, सिविल कह सकते हो, सिविल सोसाइटी का पार्ट बनाना है। तो ये रोल तो टीचर ही प्ले करते हैं। ध्यान रखिएगा, माता तो एक कच्ची मिट्टी आपको उपलब्ध करा रही है, परिवार माता पिता आपको एक कच्ची मिट्टी आपको सौंप रहे हैं, उसकी स्ट्रक्चर आपको बनानी है, टीचर्स को बनानी है। लाइफ में सोसाइटी के लिए सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट रोल है वो हमारे टीचर्स का ही है। इसलिए मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा टीचर से कि बच्चों से बिल्कुल जुड़ करके, घुल मिल करके, उनके मन की बात, मन की दशा को समझ करके उनके क्वेश्चंस का आंसर दीजिए और उनकी मानसिकता को समझिए, उनकी समस्याओं को सॉल्व कीजिए, उनको ना झिड़किए ना हड़काइए ज्यादा। समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक के उत्तरदायित्व में क्या शामिल है? देखो, सामाजिकरण वातावरण का निर्माण करना, सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहित करना, सांस्कृतिक कार्यों को प्रोत्साहित करना। तो देखिए ध्यान रखो, सामाजिक वातावरण, भाई हमें उसको समाज का पार्ट बनाना है, तो सामाजिक वातावरण तो सही बनाना ही पड़ेगा, ये तो हमारा काम है ही। सामूहिक कार्यों में प्रोत्साहन करना, समाज है क्या, लोगों का ग्रुप है, तो बच्चा जब सबके साथ मिलकर कोऑपरेट करेगा तो ही तो अच्छा सिविलाइज्ड पर्सन कहलाएगा। तो ये भी हमारा काम है। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हम लोग कराते हैं इस विद्यालयों में, तो उसमें भी बच्चों को पार्टिसिपेट करना होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं एक शिक्षक की भूमिका के तौर पे ये सभी कार्य होंगे। इसमें हम अभी इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। इसके बाद वाले वीडियो में इसी तरह के और क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।